The objectives are what are the different sources of carbon monoxide, their mode of actions, their signs, symptoms, their treatment and postmortem findings of carbon monoxide, hydrogen sulfide, and war gases, and especially the lacrimators. Before starting the topic, one should know inhalation of the irrespirable gases. What do they do? Basically, they interfere with the oxygen supply to the tissues, resulting in asphyxiation type symptoms in the body fluids like anoxia, anoxemia, and hypoxia. So there is simply, if we classify it, the asphyxiants are simple asphyxiants and chemical asphyxiants. Simple asphyxiants basically they displace the atmospheric oxygen को displace करते हैं. जब उसकी displacement होती है तो partial pressure of जो oxygen होता है वो fall होता है, जिसकी वजह से साइंस ऑफ एस्फिक्सिया या डेवलप करता है. तो कॉमनली जो सिंपल एस्फिक्सिएंट्स होते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम एंड मीथेन. अच्छा, chemical asphyxiants are next. Chemical asphyxiants basically they are toxic gases. They interfere with the transportation and absorption of oxygen, resulting in the interference of the cellular metabolism. जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और एब्जॉर्प्शन में, तो ऑक्सीजन स्टार्वेशन टाइप सिम्टम्स आते हैं. ये दो तरह की गैसेस होती हैं. वन आर द इरिटेंट गैसेस एंड सेकंड आर द सिस्टमिक एस्फिक्सिएंट्स. इरिटेंट्स जो होते हैं उसमें अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, फॉस्जीन और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं. और जो सिस्टमिक एस्फिक्सिएंट्स होते हैं, जो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कराते हैं ऑन द लेवल ऑफ द ब्लड, वो कार्बन मोनोक्साइड होते हैं और साइनाइड होते हैं. आई होप दैट इज वेरी क्लियर के सिंपल और केमिकल एस्फिक्सिएंट्स में फर्क क्या है. Let's discuss the simple systemic asphyxiant, that is the carbon monoxide poisoning. Carbon monoxide is basically a colorless, odorless gas that is produced by the incomplete combustion of the carbonaceous material. Carbonaceous material क्या हो सकते हैं? Anything जो source जो कार्बन की जो burning से होगी उसकी production से कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस होगी. They are soluble in water and it turns blue फ्लेम जो होगा उसको ब्लू कलर का होगा. जब कार्बन मोनोक्साइड क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है तो इट प्रोड्यूसेस फॉस्जीन. फॉस्जीन क्या होता है? इट्स बेसिकली एन इरिटेंट गैस. इट इज आल्सो अ केमिकल एस्फिक्सिएंट. तो सबसे अलार्मिंग चीज कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग की है कि एक तो इफ अ पर्सन इज इन एटमॉस्फेयर वेयर द कार्बन मोनोक्साइड लेवल आर डेंजरसली हाई, he will not be able to see the gas, he will not be able to smell the gas, he may not be able to hear it, but the only symptoms that will appear वो एक sudden symptoms होते हैं, even he will not be able to appreciate it. But इसको रोका जा सकता है and the only way to stop is the carbon monoxide detectors, जो कि जहाँ से source होती है कार्बन मोनोक्साइड की, जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, कार्स हैं, अगर वहाँ पे डिटेक्टर्स हों तो इट विल बी मच हेल्पफुल. सो लेट्स डिस्कस द सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड. एक तो ये कार्बोनेशियस फॉसिल फ्यूल, उसकी जो इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी फ्यूल से, वहां से इसकी सोर्स होती है. हाउस फायर्स जो होती है वहां से आते हैं. और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो होते हैं, तो 1 to 7% जो पॉइजनिंग कार्बन मोनोक्साइड की होती है वो ड्यू टू ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स की वजह से होती है, जिसमें कार्बन मोनोक्साइड प्रोडक्शन होती है. फिर है गैस पाउडर फर्नेसेस या ओवन या फायरप्लेस. कॉमनली उन जगहों पे जहाँ पे विंटर ज्यादा होती है, जहाँ पे वुड बर्निंग ज्यादा होती है, ओवन का यूज विंटर में सबसे ज्यादा होती है, वहाँ पे ऐसे केसेस कार्बन मोनोक्साइड के, जब क्लोज एनवायरनमेंट होती है और बर्निंग होती है जहाँ पे गैस को एस्केप का मौका नहीं मिलता, वहाँ पे केसेस ज्यादा रिपोर्ट होते हैं. इसी तरह हीटर्स हैं, इंडोर ग्रिल्स हैं, ग्रिल्स जो कि जिनकी वर्किंग नहीं हुई है, जिनकी क्लीनिंग नहीं हुई है, उनमें चांसेस हैं कि पॉइजनिंग हो सकती है. कैंप स्टोव्स हैं, बोट एग्जॉस्ट है, सिगरेट स्मोकिंग जो है उसमें भी चांसेस जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं उनमें होती है सबसे ज्यादा. फिर है मिथाइलिन क्लोराइड. बेसिकली एक जो पेंट वार्निश होते हैं उनमें इसका एक स्मॉल पार्टिकल होता है, उसको रिमूवर के लिए जो एंडोजीनियसली कन्वर्ट करता है कार्बन मोनोक्साइड आफ्टर इनहेलेशनल एक्सपोजर.
इसके नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड नेचुरली भी अर्थ में होता है, जैसे वोल्केनोज में होगा या फॉरेस्ट फायर्स में हो सकता है, या एनी फॉर्म ऑफ अदर जो कंबस्टेबल फॉर्म्स होती हैं उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकता है। How does carbon monoxide poisoning affects the body? Primarily, it results from the cellular hypoxia caused by the impedance of oxygen delivery. ऑक्सीजन सेलुलर हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन डिलीवरी सेल्स तक नहीं जाएगी, जिसकी वजह से जो है साइंस ऑफ एस्फिक्सिएशन होते हैं। एंड यू नो व्हाट इज द साइंस ऑफ एस्फिक्सिया, जिसमें साइनोसिस है, कंजेशन है, प्राइमरी ये साइंस मिलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। Carbon monoxide, it reversibly binds with, it has higher affinity towards the oxygen, 230 to 270 times it powerfully combine करता है ऑक्सीजन के साथ, और जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन जो कैरिंग सेल्स के अंदर उसको रिमूव करके खुद एक उसमें अटैच हो जाता है। अटैच कहाँ पे होता है? बेसिकली जो ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स होती है सेल्स में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की एफिनिटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कर्व होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ही हमें ये बता रहा होता है कि ऑक्सीजन की जो उसकी डिसोसिएशन है वो डिक्रीज हुई है, और अगर राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो वो हमें बता रहा होता है कि जो पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो इंक्रीज होगा। तो ये आपके लिए डायग्नोस्टिक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी इसकी हायर एफिनिटीज होती है मायोग्लोबिन की तरफ, कार्डियक मायोग्लोबिन से इसकी हायर एफिनिटी है, उधर बाइंड करता है, और रिजल्टिंग इन कार्डियक एरिथमियाज, कार्डियक डिप्रेशंस और हाइपोटेंसिव जो एपिसोड्स रिजल्टिंग इन हाइपोक्सिया एंड देन फाइनली डेथ। अनदर फॉर्म इज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोक्रोम CnP450, इस पे भी इसकी हायर एफिनिटी होती है, इससे बाइंड करता है, जिससे ये इंटरफेरेंस करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज में, और इंट्रा सेलुलर जो रिस्पिरेशन होती है, सेलुलर रिस्पिरेशन होती है, उसको भी इफेक्ट कर रहा होता है। एक्यूट पॉइजनिंग को जब हम डिफाइन करेंगे तो वो साइन एंड सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, और साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं अमाउंट ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन इन द ब्लड, और उसी की परसेंटेज पे साइन सिम्टम्स जो होते हैं वो अप्रिशिएबल होते हैं। तो माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर में इसकी सिवियरिटी को डिस्क्राइब किया गया है। अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की जो लेवल सैचुरेशन है वो 0 to 10% है, तो देयर इज नो अप्रिशिएबल सिम्टम्स जो होते हैं, उसमें सिम्टम्स इतनी अर्ली आते नहीं है। लेकिन अगर 10 to 20 है तो इनिशियली एक लाइट से ब्रेथलेसनेस एपिसोड होती है, स्लाइट से हेडेक होता है, वो भी फ्रंटल हेडेक होता है। लैसिट्यूड एंड स्किन फ्लशेस होते हैं, लाइक ही विल फील, क्योंकि ब्रीदिंग थोड़ी डिफिकल्टी होती है तो उसको लगेगा कि देयर इज नो द वार्म आ रही है, उसको गर्मी लगने लगती है, उसकी वजह से स्किन फ्लशिंग होती है, हॉट उसको लगता है। फिर 20 to 30% पे थ्रॉबिंग हेडेक, वो हेडेक जो स्लाइड था वो अब थ्रॉबिंग टाइप हो जाता है, देयर इज इरिटेबिलिटी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, डिस्टर्बेंस इन जजमेंट, डिफेक्टिव मेमोरी। इफेक्ट इसका जो होता है वो मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हो रहा होता है, जिसकी वजह से हेडेक के साथ जो है वो फिर उसकी ओरिएंटेशन या कॉन्शियसनेस को इफेक्ट कर रहा होता है, फिर रिस्पिरेशन को भी इफेक्ट करता है। 30 to 40% पे सिवियर हेडेक, नॉजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, फिर विजन को इफेक्ट करता है, ये मेंटल कंफ्यूजन होती है, मस्कुलर वीकनेस एंड देन इनकोऑर्डिनेशन। जब इनकोऑर्डिनेशन आती है तो वहां पे जो इसकी डायग्नोसिस जो होती है वो डिफरेंशियल्स बनती हैं कि इनकोऑर्डिनेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से भी हो सकती है, इनकोऑर्डिनेशन कोई मस्कुलर कोई डिफॉर्मिटी की वजह से भी हो सकती है, इनकोऑर्डिनेशन जो है अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की वजह से भी हो सकती है। तो 40 to 50% में जो है वो मसल्स को इफेक्ट हो रहा होता है, जिसमें ड्रंकननेस टाइप साइन सिम्टम्स आते हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं, सिवियर एटैक्सिया, रैपिड रिस्पिरेशन होती है, और फिर कोलैप्स यानी कि नियरली कोलैप्स एपिसोड्स आ रही होती हैं। एंड दीज आर जब इसकी सिवियरिटी 40 to 50 क्रॉस करती है तो दैट इज द सिवियर इसकी सिम्टम्स होते हैं। 50 to 60 पे सिंकोप एंड कोमा विद इंटरमिटेंट कन्वल्जन्स, टैकीकार्डिया एंड वीक पल्स, रिस्पिरेशन जो होगी वो चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग हो जाती है, रिस्पिरेटरी पैरालिसिस भी होता है उसके बाद, और जब रिस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है रिजल्टिंग इन कोमा एंड देन फाइनली डेथ होती है। अच्छा, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है,
तो जो स्किन की जो अपीयरेंस होती है वो चेरी रेड डिस्कलरेशन होती है। चेरी रेड डिस्कलरेशन जो है वो अगर वो अलाइव है तो उस वक्त भी स्किन जो होती है पिंकिश कलरेशन होती है, और अगर डेथ हो गई है तो फिर उसमें भी हाइपोस्टेसिस जो डेवलप होती है बॉडी में वो चेरी रेड डिस्कलरेशन। 60 to 70% में increasing depth of coma, incontinence in urine, profound coma, and more than 80% में जो होता है rapid fatalities होती है। अगर concentration, room concentration more than 80% है कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो rapid death होती है। Fatal dose and fatal period, amount of always the fatality is dependent upon the amount of carbon monoxide that is present in the atmosphere. If it is 0.02%, तो डेथ इज इन 4 hours, लेकिन अगर इज इन अमाउंट इज 0.04% मींस द डेथ विल बी इन 1 hour। और जो इनिशियल साइन सिम्टम्स होते हैं वो हेडेक के सबसे कॉमन होते हैं, हेडेक और नोजिया के होते हैं। अगर कोई अचानक से किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में आता है एंड देन व्हेन ही रिटर्न्स बैक टू द एयर, वो सिम्टम्स जो होते हैं वो ग्रेजुअली डिसअपीयर हो जाते हैं। इसी तरह क्रॉनिक पॉइजनिंग उन लोगों में होगी कि दोज हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री, जिनके कंटिन्यूअस जो है वो एक्सपोजर हो रहा है प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। वो कौन लोग होते हैं? जिनका वर्किंग एनवायरनमेंट किसी गैस हाउस में है, ऑटोमोबाइल वर्कर्स हैं, ट्रैफिक पुलिस हैं, और ऑलवेज दे आर स्टैंडिंग इन एट द सेंटर ऑफ द रोड के जहाँ पे जो फ्यूल बर्निंग होती है उसकी फ्यूम्स जो होते हैं उनकी कंटिन्यूअस एक्सपोजर होती है। या वो शॉप्स या हाउसेस जो कि उस एरिया के करीब है जहाँ पे हेवी ट्रैफिक है, तो उन लोगों में एक्यूट सिम्टम्स नहीं होते, आफ्टर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो उनमें क्रॉनिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं। दीज सिम्टम्स आर नॉजिया, डाइजेशन इज अपसेट, full dull frontal headaches, palpitations, and palpitations के साथ साथ बात अगर angina like symptoms होते हैं, they develop anemia, they have visual disturbances and loss of sensations होते हैं, या तो olfactory चले जाएगा या फिर sensory चला जाएगा। Maybe symptoms of जो heart में angina के साथ जो है वो arrhythmia symptoms होते हैं, इसमें atrial fibrillation होता है, bundle branch block हो सकता है, लॉस ऑफ मेमोरी है, मेंटल रिटार्डेशन है, साइकोसिस और पार्किंसन। ये प्रोलॉन्ग एक्सपोजर उन लोगों में जिनकी वर्क प्लेस या जहाँ पे वो किसी जगह काम करते हैं, एक्सपोजर कंटिन्यूस हो रहा है, उनमें डेवलप होता है। Let's discuss these signs and symptoms as in a case scenario. A 67-year-old man was brought medical help during a winter season. After 3 days, he was giving history of lightheadedness, vertigo, stabbing chest pain, cough, chills, and headache. His wife also experienced these similar symptoms over the past week. He was admitted, उसकी evaluation हुई, and then because the symptoms were very vague, तो viral syndrome करके he was sent home. 10 days later, he again came into the ER with similar symptoms है, जिसमें vertigo, palpitations and nausea. Workup किया गया, initial जो workup होता है CBC labs वगैरह हुई थी. There was nothing significant. Again, he was sent home. Then again, after 4 days, he again came into the ER with severe chest pain. Chest pain इतना severe था कि he thought that he is having a heart attack. So he came to ER. He was admitted because of the changes in the ECG, and because of his dehydrated state, he was admitted with the diagnosis of acute myocardial infarction. But when his history was जब उसकी follow-up history उसकी देखी गई, past history के multiple time over the period of 4 weeks, he was coming in the ER with similar complaints. The diagnosis was made, and according to the arterial blood gases जब उसकी analysis की गई, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन level जो था around 15 to 16% था, यानी कि उसकी moderate type mild to moderate उसके symptoms थे. That's where उसकी diagnosis developed. He developed myocardial infarction because of he would continuously been exposed to carbon monoxide. So the diagnosis can be made on the basis of a complete blood count, जिसमें myelococitosis में disseminated intravascular coagulopathy है, thrombotic thrombocytopenic purpura की pictures आती हैं. एक तो ये है कि आपने कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल ब्लड में चेक कर सकते हैं. सिंपल तरीका ये है कि पल्स ऑक्सीमीटर से उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है, पार्शियल. फिर ईसीजी में अगर एक्यूट किसी कॉज के साथ है तो ईसीजी में जो है वो एसटी डिप्रेशन के एलिवेशंस आ सकती है, तो एक्यूट एमआई की पिक्चर वो दे सकता है, या डिसएरिथमियास के साथ आ सकता है.
और अगर चेस्ट रेडियोग्राफ देखेंगे तो उसमें ग्लास ग्राउंड बायलेटरल ग्लास ग्राउंड यानी कि हेजीनेस नजर आती है, या फिर पल्मोनरी एडिमा की समटाइम्स पल्मोनरी एडिमा की पिक्चर पेश होती है। What is the treatment? Treatment is very simple. अगर acute exposure हुआ है तो फौरन उसको decontamination की जाती है, क्लोथिंग को रिमूव किया जाता है, फ्रेश एयर में रखा जाता है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जिसमें 100% ऑक्सीजन दी जाती है, और मास्क जो होगा वो टाइटली फिटिंग होगा ताकि ऑक्सीजन एस्केप ना हो, उसको 100% ऑक्सीजन मिले, और उस वक्त तक उसको ऑक्सीजन दी जाएगी जब तक उसकी परसेंटेज ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो 15 to 20% से बिलो फॉल नहीं हो जाती। अच्छा, गैस्ट्रिक लेवार इसलिए करेंगे कि हो सकता है अगर उसने कोई ही हैज ईटन समथिंग तो वो कहीं एस्पिरेट ना कर जाए, सिर्फ गैस्ट्रिक लेवार उन केसेस में किया जाता है कि अगर इफ द पेशेंट हैज ईटन समथिंग। कार्डियक मॉनिटरिंग कंटिन्यूस 48 आवर्स तक कार्डियक और रेस्पिरेटरी स्टेटस को मॉनिटर किया जाता है। कार्डियक इसलिए कि एरिथमियास के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्रिवेंट सेरेब्रल एडीमा, उसमें प्लाज्मा एक्सपेंडर्स दिए जाते हैं, मैनेटोल खासतौर पे दिया जाता है, आईवी लाइन मेंटेन की जाती है। अगर कन्वर्जन्स अगर सिवियर सिम्टम्स के साथ आता है तो कन्वर्जन्स के साथ तो उसमें डायज़ेपम या फेनेटम दे सकते हैं, और अगर इन्फेक्शन डेवलप कर लिया है तो उसके लिए प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक दिया जाता है कि अगर एडीमा पल्मोनरी एडीमा डेवलप किया और उसकी वजह से इनकम इन्फेक्शन हो सकती है। और अगर और सिवियर कंडीशन के साथ है उसमें फाइनली ये होता है कि आपने होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उसकी कर देनी है ताकि वो ब्लड से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल रिमूव हो जाए, फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए। पोस्टमार्टम फाइंडिंग सिमिलरली चेरी रेड डिस्कलरेशन होती है। अब द स्किन चेरी रेड डिस्कलरेशन बेसिकली हो इसलिए रही होती है क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से होती है, और वही आपको पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस में भी मिलती है। You know what is a hypostasis। और फ्रॉथ फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स होता है बिकॉज साइंस ऑफ एस्फिक्सिएशन मिलती है, तो फ्रॉथ फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स होगा। पल्मोनरी एडीमास मिलते हैं। एनॉक्सिक नेक्रोसिस ऑफ द मसल्स होता है बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया। नेक्रोसिस ऑफ द हार्ट मसल्स होते हैं, अगेन सेम कॉज। नेक्रोसिस एंड कैविटेशन ऑफ द बेसल गैंग्लिया, खासतौर पर ग्लोबस पैलेटम। एज यू कैन सी, एक तो जो बॉडी ओपन करता है तो डायग्नोस्टिक की एक उसकी फाइंडिंग ये होती है कि जो बिस्ट्रास होते हैं वो चेरी रेड डिस्कलरेशन पे होता है। नॉर्मली जो होगा वो आपको पेल कलर में नजर आएगा, लेकिन इन केसेस में होगा वो पिंकिश कलरेशन में उसकी अपीयरेंस होती है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट इसका ये है कि इट्स अ कॉमन मोड ऑफ कमिटिंग अ सुसाइड। सुसाइड केसेस सबसे ज्यादा रिपोर्ट होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के होते हैं। बाज़ अगर एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी रिपोर्ट होते हैं उन जगहों पे, खासतौर पर उन एरियाज में कि जहाँ पे विंटर्स में दे यूज कोल और दे यूज स्टोव्स, गैस स्टोव, और क्लोज एनवायरनमेंट होती है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड लीक हो सकती है और पॉइजनिंग हो सकती है। और होमिसाइड इज वेरी रेयर, होमिसाइड इज नॉट, लेकिन सुसाइड के लिए उन लोगों में होता है जो कि जिन ऑटोमोबाइल जिनका एक्सपोजर होता है उनमें सुसाइड केसेस सबसे ज्यादा है। This is a picture of a postmortem appearance of a case of carbon monoxide poisoning. As you can see, कि one side पे जो है वो pinkish discoloration और one side पे नहीं है। एक this shows the position of the body, एक तो बता रही होती है कि one side was in contact with the floor, another was not। तो contact से भी आपको पता चलता है, contact lighting। Second is the hydrogen sulfide poisoning. Hydrogen sulfide poisoning is a colorless, transparent gas with the smell of a rotten eggs। rotten eggs की जैसी स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। ये इज वेरी डायग्नोस्टिक। अगर कोई भी केस रिपोर्ट होता है तो एक तो उसकी स्मेल से ही पता चल जाएगा, जो आएगा वो पेशेंट आता है कि दिस इज अ केस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, वेरी स्टिंकी, वेरी रॉटन टाइप स्मेल होती है। और हाइड्रोजन सल्फाइड बेसिकली जो एस्फिक्सिएशन की हम बात करें तो ये एज अ इरिटेंट गैस है। It dissolves in the water and burns in the air with a pale blue flame। इसकी सोर्सेज जो है वो दो तरह के, तो नेचुरल है, केव्स, वोल्केनोस, डिकेइंग फिश, सीवर गैस, बेसिकली हाइड्रोजन सल्फाइड को सीवर गैस भी कहते हैं। एंड पुट्रीफाइंग कैडावर, यू नो जो पुट्रीफाइंग गैसेस जो कैडावर से प्रोड्यूस होती हैं तो वन ऑफ इट इज हाइड्रोजन सल्फाइड आल्सो। एंड इंडस्ट्रियल्स की सोर्सेज होती है पेट्रोलियम या टैनिंग इंडस्ट्री, सिल्क, रेयन या पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, इनमें हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रोडक्शन होती है। कॉमनली जो हमारे सोसाइटी में जो केसेस इमरजेंसी में आते हैं
दे आर ऑफ एक्सपोजर टू द सीवर गैस, ये सबसे ज्यादा होता है, सीवेज के सबसे ज्यादा होता है। और जो पोस्टमार्टम या डिकेइंग बॉडी होती है उनमें हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, वो आफ्टर डेथ उसमें उसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है। Let's discuss the mechanism of action. Hydrogen sulfide basically it does not directly hemoglobin से combine नहीं होता, बल्कि it does combine with the methemoglobin to form self methemoglobin. मेथिमा बेसिकली जो ऑक्सीजनेशन होती है हीमोग्लोबिन की वो कन्वर्ट होता है फ्रॉम फेरस टू फेरिक फॉर्म, तभी मेथिमोग्लोबिन की प्रोडक्शन होती है। जब ऑक्सीजनेशन हीमोग्लोबिन की होती है तो फेरस तक तो वो उसकी प्रोडक्शन होती है, लेकिन जब वो फेरस से फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, पॉजिटिव 3 आयन में कन्वर्ट होता है, तो वो मेथिमोग्लोबिन बनता है। मेथिमोग्लोबिन के बाद हाइड्रोजन सल्फाइड जब मेथिमोग्लोबिन से कन्वर्ट होता है तो फिर सल्फ मेथिमोग्लोबिन होता है। सल्फ मेथिमोग्लोबिन की प्रेजेंस बॉडी में किस तरह पता चलेगी? जो ग्रीनिश पिगमेंट जो बॉडी में अपेयर होता है दैट इज अ सल्फ मेथिमोग्लोबिन। तो ये डायग्नोस्टिक होता है फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनिंग। इट कॉजेज एस्फिक्सिएशन बाय अगेन ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सिस्टम की, ये भी उसकी इंटरफेयर करता है माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पर, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया डेवलप होता है। अच्छा, अगर माइल्ड एक्सपोजर हुआ होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का तो हाइपोटेंशन टाइप सिम्टम्स जो है वो हार्ट में मिलते हैं। लेकिन अगर सिवियर एक्सपोजर हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड से तो हाइपरटेंशन एपिसोड्स में कंस्ट्रिक्शंस जो आपको वैसे से मिलती है। साइन एंड सिम्टम्स अगेन इसकी डेवलप करते हैं बेसिस ऑन द कंसंट्रेशन दैट इज द कंसंट्रेशन दैट इज मेजर ऑन द पार्ट्स पर मिलियन पे हम इसको मेजर करते हैं। कॉमनली एक्सपोजर होते हैं इनहेलेशन से इसका एक्सपोजर होता है और ये एज अ सेलुलर लेवल पे एज अ पॉइजन काम करता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन मोर देन 150 पार्ट्स पर मिलियन होती हैं तो ये इसकी जो साइन जो अपेयर आती है वो इफेक्टरी नर्व को ये पैरालिसिस करता है, तो सेंस ऑफ स्मेल जो है वो एक तो वो चली जाती है और इफेक्टरी फटीग होती है और राइनोरिया होता है। तो साइन एंड सिम्टम्स कैन बी इजीली अप्रिशिएटेड इन दिस पिक्चर, जिसमें इसमें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में यू हैव अ टाइम एक्सपोजर होता है और फिर कुछ यू गेट अ टाइम के सडनली सिम्टम्स डेवलप नहीं होते। हाइड्रोजन सल्फाइड में होता है कि एक्सपोजर वो क्योंकि कॉम्पैक्ट एरिया होता है और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड सबसे ज्यादा होती है, तो सडनली जो होगी वो उसमें सिम्टम्स सडन डेवलप होते हैं, जिसमें ऑल्फैक्टरी फटीग होती है क्योंकि इट इज ए इरिटेंट गैस, तो ये कॉर्नियल अल्सरेशन कराती है, इरिटेशन ऑफ द कॉर्निया कराती है, लैक्रिमेशन इंक्रीज लैक्रिमेशन करवा रही होती है, पल्मोनरी एडिमा करवाती है, हार्ट के ऊपर इसके एरिथमिया लाइक सिम्पटम्स होते हैं, उसके अलावा कंफ्यूजन्स होते हैं एंड डिसकोऑर्डिनेशन एंड अटैक्सिया जो होता है ये मेमोरी को अफेक्ट करता है। दीज आर ऑल द साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनिंग। डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन द ईसीजी मॉनिटरिंग, जिसमें एरिथमिया आपको मिलेगा। रीनल फंक्शन टेस्ट एक्यूट एक्सपोजर के बाद करा रहे होते हैं क्योंकि उसमें एक्यूट रीनल फेलियर के सिम्टम्स मिल सकते हैं। दूसरा क्योंकि सेलुलर लेवल पे इफेक्ट करता है तो उसमें हाइपरकैलेमिया डेवलप होता है। हाइपरकैलेमिया इज रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग दी डिसरिथमियास। फिर है पल्स ऑक्सीमीटर, सिंपल ये पल्स ऑक्सीमीटर या एबीजी मेजरमेंट से आप इनहेलेशन एक्सपोजर की परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। फेटल डोज इज मोर देन 200 पार्ट्स पर मिलियन। इसमें जो साइन सिम्टम्स होते हैं एनोस्मिया और पल्मोनरी एडिमा होता है मोर देन 500 पे, हाइपरएपनिया सेलुलर लेवल पे, एंड देन एपनिया मोर देन 1000 पे, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस एंड डेथ। ट्रीटमेंट फॉर एनी एस्फिक्सिएंट्स जो होते हैं सबसे पहले उसमें हाई फ्लो 100% ऑक्सीजन इज द मेन स्टेट ट्रीटमेंट होती है in carbon monoxide as well as in hydrogen sulfide। सबसे पहले पेशेंट को डीकंटामिनेट, अगेन इसमें भी डीकंटामिनेट करते हैं, इसमें क्लोथिंग को रिमूव किया जाता है, फेस पूरी बॉडी को वॉश किया जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई 100% ऑक्सीजन दी जाती है या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दी जाएगी। और एंटीडोट अगर एक्सपोजर माइल्ड टू मॉडरेट है तो उसमें एंटीडोट इज आल्सो इफेक्टिव, जिसमें अमाइल नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट दे इनहैंस बेसिकली मेथियोग्लोबिन बनाना होता है, मेथियोग्लोबिन की फॉर्मेशन कराते हैं जिसकी वजह से इन टर्म्स वो स्पॉन्टेनियसली बॉडी को मेथियोग्लोबिन डिटॉक्सिफाई करना शुरू करता है।
फिर मेथियोग्लोबिन की ये जो एंटीडोट आप यूज कर सकते हैं वो मिथाइलिन ब्लू यूज कर सकते हैं। ये तो सिंपल एक तरीका है कि अगर आपने उसको एक एम्प्यूल को ब्रेक करके हैंडकरचीफ में रख के और पेशेंट की नोज पे रखना होता है फॉर इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए 15 to 30 सेकेंड्स के लिए। फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है कि अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स और अकॉर्डिंग टू ब्लड लैब्स जो भी मिलती है उसमें आपने क्या तो करेक्शन इलेक्ट्रोलाइट को करेक्ट करना होता है, कोई इन्फेक्शन डेवलप करते हैं तो प्रोफाइलैक्टिकली एंटीबायोटिक्स देना होता है, पल्मोनरी एडीमा तो फ्लूइड डिस्ट्रिक्शन करनी पड़ती है। Postmortem findings is the signs of asphyxia, that is asphyxial signs, cyanosis होती है, froth at the end of the mouth होता है, nose होते हैं, petechial hemorrhages होते हैं जो कि आपको फेस पे कंजक्टिवा या रेस्पिरेटरी मुकोसा में मिलता है। दूसरा ये है कि ओडोर से पता चलता है एक्सटर्नली कि एक स्टिंगी टाइप ओडोर होती है कि जो कि अराउंड नॉस्ट्रल्स या माउथ या बॉडी को जब एक्सटर्नली देखा जाता है तो उसमें मिलती है। थर्ड इज दी डायग्नोसिस इज ग्रीनिश डिस्कलरेशन, जो बॉडी एक्सटर्नली भी ग्रीनिश डिस्कलरेशन हो रही हो, एक तो साइनोसिस साइंस ऑफ एस्फिक्सिया तो मिल रही है कि जब बॉडी को आप ओपन करेंगे तो विस्टर्स एक तो ग्रीनिश डिस्कलरेशन होगी और जो सिक्रीशंस होती हैं बॉडी की वो भी ग्रीनिश हो, तो वो डायग्नोस्टिक होते हैं कि दैट इज बिकॉज ऑफ द सल्फ मेथियोग्लोबिन, तो दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनिंग। देन फाइनली जब लंग्स को एग्जामिन किया जाता है तो पल्मोनरी एडीमा और अदर विस्टर्स कंजेस्टेड मिलते हैं। First picture is the picture in which the person droned in a sewerage line, तो जिसमें a body is very dirty और you can see lightly उसकी body पे जो patches हैं somewhat जो है वो petechias भी हैं और somewhat greenish discoloration भी है। And this is the section of the brain के जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्रे उसकी greenish discoloration है उसकी ब्रेन में, और राइट साइड पे जो है दैट इज द नॉर्मली जो अपीयरेंस आती है ब्रेन की वो है। अच्छा, मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स बात करें तो पॉइजनिंग ऑलवेज एक्सीडेंटल होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड कॉमन उन्हीं में होगा एक्सपोजर जो इस फील्ड में काम करते हो, तो उनमें एक्सीडेंटल एक्सपोजर सबसे ज्यादा होता है सिविल गैस वर्कर्स में। X-ray की diagnostic findings की one other, this X-ray is a very diagnostic finding for hydrogen sulfide. First is you can see on the bilateral hilar opacities आपको नजर आ रही है। Initially this patient presented early in the emergency department with a complaint of headache and slight breathlessness. जब उसकी इनिशियली उसकी लैब वर्क्स ली गए तो उसमें लैब वर्क्स वर नॉर्मल, उसमें उसमें चेंजेस नहीं थी, लेकिन जब उसका चेस्ट एक्सरे कराया गया तो उसमें फर्स्ट पिक्चर तो चेस्ट में ओपेसिटीज नजर आ रही है, लेकिन जब उसका सीटी कराया गया तो सीटी बिकम अ डायग्नोस्टिक जिसमें यू कैन सी ग्लास ग्राउंड टाइप अपीयरेंस जो है वो इंटीरियरली नजर आ रही है, तो दैट बिकम अ डायग्नोसिस दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सपोजर, बिकॉज ही डिडंट इवन नो कि इसका एक्सपोजर हुआ है। ओके, वॉर गैसेस, एज यू नो वॉर गैसेस के नाम से पता चल रहा है कि दीज आर जो केमिकल वॉरफेयर एजेंट्स होते हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं इन केसेस ऑफ वॉर फॉर डिस्ट्रॉइंग और डिस्ट्रक्शन के लिए इन टाइम्स ऑफ वॉर, ये वो एजेंट्स होते हैं। अब ये एजेंट्स या तो गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं। अब ये तो वॉर में भी यूज कर सकते हैं। सेकेंडली इसका यूज जो होता है कि जब जो मॉब्स वगैरह होते हैं या कोई बहुत से लोगों का एक जगह इकट्ठा होते हैं तो पुलिस बाय फोर्स टू रिमूव देम फ्रॉम दैट विसिनिटी दे यूज दीज शेलिंग्स, इसको यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैसेस होती हैं ताकि दे मूव बैक फ्रॉम दैट। तो इसकी जो टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज पे होता है, जैसे कि एस्फिक्सिएंट्स होते हैं बेसिकली दे आर लंग इरिटेंट्स। एस्फिक्सिएंट्स जो होते हैं इसमें इंक्लूडेड होता है फॉस्जीन। फॉस्जीन इज एन इरिटेंट गैस, जो कि मैंने एस्फिक्सिएंट्स की क्लासिफिकेशन में बताया था कि एस्फिक्सिएंट्स जो होते हैं फॉस्जीन इज एन इरिटेंट गैस। तो इसके सिम्टम्स यही होते हैं तो ये लंग को इरिटेशन कराते हैं एंड दैट 10 टाइम्स मोर टॉक्सिक। गैस फॉर्म में होते हैं और ये पल्मोनरी एल्वेओलाई की जो इरिटेशन करवा रहे होते हैं। और साइनस सिम्टम्स कॉमनली ये होते हैं बॉटरिंग ऑफ रेस्पिरेटरी इरिटेशंस होती है, नॉजिया, वॉमिटिंग, ये सिम्टम्स, सिवियर चेस्ट पेन, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। Vesicants or blister gases, as the name suggests, they cause blisters on the body.
ये होता है कॉमनली मस्टर्ड गैस जिसमें इंक्लूड होते हैं डाइक्लोर डाइथाइल सल्फाइड कंपाउंड्स होते हैं। ये जब किसी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, सॉरी, ये जब किसी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं जैसे बर्निंग, जैसे क्लोथ्स में बर्निंग होल्स होते हैं उस तरह प्रोड्यूस करते हैं, क्लोथ्स को भी पेनिट्रेट करते हैं और इसी जब क्लोथ्स को पेनिट्रेट करते हैं स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ब्लिस्टर्स, वाटर फिल्ड ब्लैब्स होते हैं वो बनाते हैं, जिसमें इचिंग होती है, रेडनेस होती है और जब उसको बर्स्ट होते हैं वो ब्लैब्स तो उसमें वाटरी टाइप मटेरियल जो डिस्चार्ज होता है, वहां पे फिर अल्सरेशंस होती हैं। उसके साथ साथ ये आई, नोज जो है ये रेस्पिरेटरी में ट्रैक में इरिटेशन कराते हैं। फिर है लैक्रिमेटर्स और टीयर गैस, जो कि हम बात करेंगे अभी, जो कि कॉमनली पुलिस, हमारे यहाँ पुलिस इसको यूज करती है। तो लैक्रिमेटर्स और टीयर गैस जो होते हैं इसमें 3 एजेंट्स होते हैं। वन इज द क्लोरबेंजाइल आयोडीन या मेलोनाइट्राइल, ये CS भी कहते हैं। सेकेंड इज दी 1-chlor acetophenone, जिसको CN इसका शॉर्ट फॉर्म है। एंड द थर्ड वन इज द डाइफेनाइलमाइन आर्सेन, इसमें आर्सेनिक टाइप सिम्टम्स होते हैं, आर्सेनिक इसके कंपाउंड जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है डाइफेनाइलमाइन आर्सेन में। Basically, they are fired in artillery shells, like 10 type, जैसे you can see in the pictures, like fire करते हैं, highly smoke या cloudiness जो होती है वो produce होती है उस area में। They are alkylating agents होते हैं, they attack readily at the जो neutrophilic sites होती हैं उनको, और जो self hydryl containing enzymes होते हैं उनको target करते हैं, such as the lactate dehydrogenase। Tissue injury, इसमें जो severity of the symptoms होती है as compared to other war gases, इसकी it is very less। जो टिश्यू इंजरी होती है वो बेसिकली उस सर्टेन एरिया में ही होती है कि जिसमें वो इरिटेशन या फिर वाटरिंग ऑफ द आईज जो होती है कॉमन सिम्टम्स कराता है। लेकिन अगर हम बात करें जो क्लोरबेंजाइल आयोडीन मेलोनाइट्राइल, ये अमंग्स दीज 3 एजेंट्स ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, हाई कंसंट्रेशन होता है। अगर हाई कंसंट्रेशन में यूज किया गया हो तो ये कॉर्नियल एपिथेलियम को डैमेज करता है और कीमोसिस उस एरिया में ही कीमोसिस कराता है। अब जैसे इस पिक्चर में यू कैन सी इन द पिक्चर दिस एक इसका फेस इज क्लीन, सिर्फ नेक पे जो है यू कैन सी रेडनेस और ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है। दिस इज बिकॉज ही इज एक्सपोज्ड टू दिस एजेंट, और इसकी नेक जो थी वो कवर्ड नहीं थी, फेस उसने कवर कर लिया था क्योंकि स्मोक लैक्रिमेटर्स में ऑपोजिटली आईज को ज्यादा डैमेज करती थी, फेस को तो कवर कर लिया था लेकिन उसकी नेक एक्सपोज थी, और जब नेक उसे स्मोक एक्सपोजर में आई तो ये ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाती है। और अगर कंटिन्यूस एक्सपोजर, ऐसे ही इंडिविजुअल्स का कंटिन्यूस एक्सपोजर होता है और उसमें नोज इज नॉट कवर्ड, तो पल्मोनरी इंजरी होती है और कॉज ऑफ डेथ जो होती है बिकॉज ऑफ एस्फिक्सिया। द वेपर्स कॉज इंटेंस इरिटेशन ऑफ द आईज। कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं वो इरिटेशन ऑफ द आईज, लैक्रिमेशंस मींस टीयर्स, कंटिन्यूस टीयर्स डेवलप होते हैं, स्पैज्म ऑफ द आईलिड्स, temporary blindness because of the smoke is called irritation to the eye, and irritation to the respiratory passages में breathing difficulties होती है। और अगर कंटिन्यूस उसी उसमें वो लॉन्ग एक्सपोजर में खड़ा हुआ है तो उसमें नॉजिया, वॉमिटिंग एंड फाइनली ब्लिस्टरिंग ऑफ द स्किन होती है। ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये इतनी लाइफ थ्रेटनिंग होती नहीं है क्या, क्योंकि वो फौरन ही जब लोग इसमें एक्सपोज होते हैं ऐसी चीजों में तो उनको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, दे मूव बैक एंड they remove themselves from that vicinity। तो एक तो इसलिए जो सिवियरिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो उसमें तो ये करना है कि कंटिन्यूस फेस वॉश करना है विद या नॉर्मल वाटर या सेलाइन से फेस को कंटिन्यूस वॉश करेंगे। और दूसरा ये है कि वीक जो सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन होता है उसको जहां जहां अगर ब्लिस्टर आपको लग रहा है, बन रहा है,